हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मास। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सभी वस्तुओं पर उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, उसके प्रोपोर्शन यानी उनके अनुपात के, जो उनका मास है उनके अनुपात के अनुसार उन पे लगता है। Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अगर ऐसा है कि वो मास के ऊपर डिपेंड करता है तो फिर कोई भी जो वस्तु है जो भारी है वो जल्दी क्यों नहीं गिरती, उतनी ही स्पीड से क्यों गिरती है जितनी स्पीड से एक हल्की वस्तु गिर रही। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर भी वस्तु हल्की भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेज क्यों नहीं गिरती। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यानी गुरुत्वाकर्षण का सर्वसाधारण, जिसके अनुसार हमने क्या देखा था कि जो फोर्स होता है, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं। ये जो है ये बराबर होता है जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे आपकी जो दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका द्रव्यमान m और m। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके अनुपात के या किसके समानुपाती होते हैं, इन दोनों के मासेस के यानी इनके द्रव्यमान। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स को आप लिख सकते हैं mg। किसी भी वस्तु पे जो वस्तु गिर रही है, यहाँ पे हम ऐसी वस्तु की बात करते हैं जो पृथ्वी पे गिर रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोई वस्तु है जिसका मास जो है स्मॉल m है, वो पृथ्वी की तरफ गिर, ठीक है, तो उस पे जो बल लगेगा F फोर्स यानी जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कितना होगा, mg होगा, जैसे कि हमने लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम m को यानी जिस वस्तु पे जो है बल लग रहा है उसका द्रव्यमान यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण जो आया है वो g बराबर जी एम अपॉन डी स्क्वायर। या अगर हम बात करें, हम इसको जो है फ्री फॉल के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, कोई वस्तु जो है मुक्त पतन पे है, पृथ्वी पे गिर रही है, तो आप d को r भी ले सकते हैं। ठीक है, हम r ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो g है आप देख सकते हैं वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। r भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों कैसी है, वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। वहीं जब हम कैपिटल M की बात करें तो यहाँ पे जो मास है वो किसका है, उस वस्तु का जो कि खींच रही, यानी अगर हम बात करें कोई वस्तु, कैपिटल M यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का जो है द्रव्यमान। वहीं जब हम स्मॉल m की बात करते हैं, स्मॉल m की बात करते हैं तो स्मॉल m क्या है, हम उस वस्तु के बारे में कह रहे हैं, उस वस्तु का जो है द्रव्यमान है जो वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो g है वो जो है आपका g पे निर्भर कर रहा है, कैपिटल M पे, और r पे निर्भर कर रहा है उस वस्तु के, यानी जो वस्तु गिर रही है उसके द्रव्यमान पर नहीं निर्भर। तो यही कारण है कि जब भी दो वस्तुएं गिर रही है, जैसे कि आपके पास कोई लोहे की वस्तु है, कोई आपके पास लोहे का जो है बॉल है, और दूसरी वस्तु जो है वो आपके पास जो है, मान लीजिए कि आपके पास कोई लोहा है, ठीक है, एक लोहा है, और दूसरा आपके पास मान लीजिए कोई पेपर है, और अगर आप उसे गिराते हैं नीचे तो दोनों जो है एक ही बल से गिरते हैं, एक ही फोर्स से गिरते हैं, क्योंकि जो जी है दोनों में क्या है, सेम।
दोनों में से कोई भी जो है जल्दी नहीं गिरता। तो ये केस बेसिकली कब हम कह सकते हैं, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम ये देखते हैं कि जो जी का मान है दोनों के लिए बराबर है, और जो फोर्स है, जो बल है, वो किस पे निर्भर नहीं कर रहा है, या जो इसकी स्पीड है वो किस पे निर्भर नहीं कर रही है, उस वस्तु के मास पे। यही कारण है कि दोनों के दोनों बराबर जो है तेजी से गिरती है, बराबर स्पीड से नीचे आती है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, all the objects fall towards the ground with constant acceleration called acceleration due to gravity। अब जितनी भी वस्तुएं होती है सभी सब जो है ये एक एक्सेलरेशन से गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इट इज अ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, इट इज अ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये कैसी है, ये कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, और ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। Hence, heavy objects do not fall faster than light objects। इसलिए जो भारी वस्तुएं हैं वो जल्दी नहीं जो है गिरती है, या जल्दी वो मूव नहीं करती है हल्की वस्तुओं के मुकाबले। हम जानते हैं G बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर होता है, अतः गुरुत्वीय त्वरण मान स्थिर रहता है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती, दोनों समान रूप से ही गिरती है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली किस पे निर्भर करता है, जी पर। ठीक है, उस वस्तु के मास पर, जो जी है उस वस्तु के मास पर या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए दोनों के दोनों हल्की और भारी वस्तुएं एक ही स्पीड से, एक ही चाल से या एक ही गति से गिरती। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी आपको ये पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वीय बल जो है वो कितना होगा बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट। यानी एक जो है आपको F की वैल्यू बतानी है। अगर ये जो F है, ये जो बल है वो पृथ्वी और 1 किलोग्राम जो है द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच में लगता ऑन इट्स सरफेस। अब इसमें आपको क्या दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है, पृथ्वी का रेडियस यानी उसकी त्रिज्या आपको दी गई है, आपको F निकालना। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। तो आपको जो है यहाँ पे F की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का यूज करके हम इसको निकालें। तो सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट आपको दिया गया है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ
अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दी गई है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको सबसे पहले इन इंफॉर्मेशन को इस तरीके से लिखना। अब यहाँ पे हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का उपयोग करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है उसका उपयोग करके हम इस वैल्यू को निकालेंगे। यानी आपका जो फॉर्मूला है F बराबर G(m)(m)/r², इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे पहले आपको पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है, इसको हम कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, इसे हम स्मॉल m मानते हैं, और जो त्रिज्या है उसे हम स्मॉल r मानते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका F बराबर G का मान रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 10⁻24 इंटू स्मॉल m कितना है 1 किलोग्राम, 1 लिखेंगे, अपॉन r का मान, r का मान कितना है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.8 न्यूटन। यानी जो यहाँ पे फोर्स आया है, बल आया है, वो आपका 9.8 न्यूटन आया है। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, द अर्थ and the moon are attracted to each other by gravitational force। यानी पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को अपनी तरफ जो है आकर्षित करते हैं। Does the earth attract the moon with the force that is greater or smaller than or same as the force with which moon attract the earth? आपको ये बताना है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी जो है चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो जो वो आकर्षण बल है, जो वो फोर्स है, वो चंद्रमा के द्वारा लगाए गए बल से ज्यादा है, कम है, या उतना ही, और क्यों? पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण जो है बल लगाते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है, वह बल उस बल के जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? और बताइए क्यों? तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो क्या कहता है ये? F बराबर G(m)(m)/d²। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के बल। तो आप ये जानते हो कि जब हमारे पास ये दोनों, जैसे कि आपकी पृथ्वी है और जो चंद्रमा है, ये दोनों क्या है, एक दूरी पे स्थित है, तो क्या होता है
कि ये दोनों एक दूसरे पे बल लगा, जैसे कि हमने इस नियम में पढ़ा, क्या पढ़ा था कि इस जो ये ब्रह्मांड है, ये दुनिया है, इसमें हर एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ये जो बल है जिससे वो आकर्षित करता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है इन दोनों, जो ये दोनों पिंड हैं उनके द्रव्यमान के, और इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम फोर्स की बात करें कि ये जो पृथ्वी है, ये आपकी अर्थ है, अगर पृथ्वी है और ये क्या है, मून है यानी चंद्रमा है, तो फोर्स जो कि पृथ्वी के द्वारा लगाया जाएगा वो आपका क्या होगा, Gmm/d। इसी तरीके से चंद्रमा भी लगाएगा, तो चंद्रमा भी सेम बल लगाएगा अपनी तरफ, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो बल है, जो आपका फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो। जैसे आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है, जिसमें क्या बोलते हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है दोनों बराबर होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसी तरीके से दोनों बल जो है, जो पृथ्वी लगाएगी वो भी, और जो चंद्रमा लगाएगा वो पृथ्वी पे, दोनों के दोनों जो है बराबर होंगे, लेकिन दोनों की जो दिशा होगी वो अलग होगी, ऑपोजिट होगी। तो इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, and according to Newton's third law of motion, the force of attraction between the two objects is the same but act in opposite direction। अब ये कहा गया है कि दोनों जो है, दोनों जैसे कि आपका चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है और पृथ्वी जो है, दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे, ठीक है, और अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो उसके अनुसार जो ये दोनों जो बल होंगे दोनों बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। Thus the earth attracts the moon with the same force as the moon exerts on earth। इसलिए पृथ्वी उतने ही बल से चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित करेगी जितने बल से चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। But the force acts in the opposite direction। लेकिन इन दोनों बल की जो दिशा होगी वो विपरीत होगी, यानी ऑपोजिट होगी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाला बल समान होता है, इसलिए पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं वे दोनों बराबर होते हैं, लेकिन किस दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अगर जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की तरफ जो है चलती क्यों नहीं है, उसकी तरफ गति क्यों नहीं करती है, ये आपसे पूछा। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार हर एक पिंड जो है, हर एक वस्तु दूसरी वस्तु या दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब अगर हम बात करें फोर्स की, बल की बात करें, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कैसा है, बराबर है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि दोनों के बीच में क्या होगा, बल बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ, ठीक है, जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है उसके अनुसार F जो है वो ma के बराबर होता है, फोर्स जो है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
यानी द्रव्यमान गुणा जो त्वरण। अब इसमें अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू होगी आपकी F/m, ठीक है, F/m होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका एक्सेलरेशन है, अगर हम यहाँ पे देखें जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो क्या है, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है मास के यानी द्रव्यमान, ठीक है। यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा एक्सेलरेशन या त्वरण उतना कम हो, ठीक है। तो जो यहाँ पे पृथ्वी का मास क्योंकि चंद्रमा के मास से ज्यादा है, चंद्रमा के जो है द्रव्यमान से ज्यादा है, तो क्या होगा, जो पृथ्वी पर एक्सेलरेशन लगेगा, त्वरण लगेगा, किसके द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, वो कम हो, जिस कारण हमें पृथ्वी चंद्रमा की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, The earth and the moon experience equal gravitational force acting towards each other. यानी जो पृथ्वी है और जो चंद्रमा है दोनों बराबर जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बराबर बल महसूस करेंगे। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर हम न्यूटन का दूसरा नियम देखें तो उसके अनुसार F बराबर ma होता है। यानी अगर हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात करें तो a बराबर F/m हो जाएगा। फॉर अ सर्टेन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण की बात करें, तो त्वरण जो होगा वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमणापाती यानी आपका जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, यानी a इज क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, m के। तो मास ऑफ अर्थ क्या है, बड़ा है किससे, मून के द्रव्यमान से। Hence the acceleration experienced by earth due to gravitational pull of moon is very small। इस कारण क्या होगा, जो एक्सेलरेशन या त्वरण जो अर्थ पे आएगा, पृथ्वी पे आएगा, किसके कारण, चंद्रमा के कारण, वो काफी कम होगा। When compared to the experience by the moon, अगर हम इसको अगर मून में एक्सपीरियंस करें, क्योंकि मून का क्या है, चंद्रमा का क्या है, मास कम है, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी चंद्रमा पर त्वरण ज्यादा लगेगा पृथ्वी के कारण, किसके कंपैरिजन में, पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण जो लग रहा है उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना। That is why the earth does not move towards the moon। इसी कारण जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो चंद्रमा की तरफ मूव नहीं करती है, गति नहीं करती, क्योंकि a बराबर F/m, इससे ज्ञात है कि त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमणापाती होता है। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान के बहुत अधिक है, इसलिए इस स्थिति में त्वरण लगभग नग्न होता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आपसे ये कहा गया है कि दो वस्तु है, उनके बीच में बल लग रहा है, तो क्या होगा अगर, आपको कुछ सिचुएशन दी गई है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि, पहला है आपका द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। तो जो है आपको F की वैल्यू में बताना है कि F की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, वस्तुएं हैं, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये किसके अनुसार लगता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, F बराबर G m/d², ठीक है, या आप ले सकते हैं m1 m2/d²। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर हम एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर, मान लीजिए हम M2 का जो द्रव्यमान है उसे 2m2 करते, ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा Gm1 ट्वाइस ऑफ M2 अपॉन d², या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर ट्वाइस ऑफ Gm1 M2 अपॉन d², ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो बल आया है, नया जो बल आया है वो कितना आया है, दुगना आया है आपके पहले बल के। आप इसकी जगह F लिख लेंगे तो क्या हो गया, फोर्स डबल हो, बल क्या हो गया, दुगना हो गया। अगर आप जो है एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर देते हैं तो बल भी, या जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी ट्वाइस हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। According to the universal law of gravitation, the force of gravitation between two objects is given by F equals to Gm m upon d². F is directly proportional to the product of masses of the two objects. गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगेगा वो होगा F equals to Gmm upon d². अब F जो है वो क्या है, दोनों मासेस का, यानी जो दोनों वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान के जो गुणनफल है उसके समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी F is directly proportional to m into m. If the mass of one object is doubled, then the gravitational force will also change to double of the origin. अगर हम एक के मास को, एक के द्रव्यमान को दुगना कर देते हैं तो बल भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। क्योंकि F क्या है, Gmm अपॉन d² है। यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दे, यानी m को अगर 2m कर दे तो आपका हो जाएगा 2Gmm अपॉन d², यानी जो F है इस केस में क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ F, यानी अतः किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाए। अब आपका अगला जो पार्ट है वो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड और एंड ट्रिपल्ड। वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना या जो है 3 गुना कर दिया जाए। पहला है दुगना, दूसरा है 3 गुना। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार F बराबर हो जाएगा आपका Gm अपॉन d²। अब हमने क्या किया, हमने जो है दूरी को दुगना कर, दूरी दुगना हो गई तो आपका फॉर्मूला जाएगा F डैश इक्वल्स टू Gm अपॉन 2d का होल स्क्वायर, यानी F डैश बराबर Gm अपॉन 4d², यानी F डैश हो गया है आपका बराबर Gm 1/4। तो ये आपका F के बराबर है, आप जानते हैं, ठीक है। तो आपका F डैश जो हो गया वो आपका हो गया F/4। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट केस, जब आप जो है दूरी को दुगना करें। और इसी तरीके से आपको जो है दूरी को 3 गुना कर देना है, तो यहाँ पे आपकी जो दूरी हो जाएगी वो यहाँ पे 3d हो जाएगी, ठीक है। और 3 का आप स्क्वायर करेंगे, इसका अगर आप वर्ग निकालेंगे तो आपका 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा F डैश बराबर F/9। अगर आप d जो है, दूरी जो है उसे 3 गुना कर दें, यानी 3d कर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है
ग्रेविटेशन, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको इस क्वेश्चंस को पढ़ना है, लर्न करना है और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस